अदर सोर्सेज। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है। आज और कल में चैप्टर को निपटा देंगे अपन 2 दिन के अंदर, मैक्स 3 दिन। ठीक है, आइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? अदर सोर्सेस। मैंने कि अगर सैलरी हेड में, पीजीपीपी में, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी किसी में नहीं जाता जो चीज, वो कहां चली जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है क्या? हाँ बेटा। हाँ बेटा। नहीं, अगर तुम्हारा काम ही यही है कि तुम सुपारी लेके लोगों को मारती हो तो वो पीजीपीपी में जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? अदर सोर्सेस में नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि अगर आपका काम ही यही है तो फिर, है ना? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या होता है बेटा? जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? अदर सोर्सेस। कौन कौन सी इनकम आ जाती है उसके अंदर? देखो, ये तुमको लिस्ट दी हुई है। अगर तुमको डिविडेंड मिला है, क्या मिला है? डिविडेंड। क्या मिला है? डिविडेंड। डिविडेंड मिला है मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया था और आपको बदले में डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला। ये आपका कोई रेगुलर काम नेचर तो नहीं है, तो डिविडेंड मिला तो ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है क्या? आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब, अच्छा, अब अगर मैं वहां पे इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था और मेरा कीमैन इंश्योरेंस लिया गया था, तो वो मेरी सैलरी हेड में जाएगा। लेकिन इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं था, जैसे डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय, आप जानते होगे ना? लॉ वाले बच्चों, कंपनी लॉ वाले बच्चों, क्या होल टाइम डायरेक्टर की बात अलग है। कुछ डायरेक्टर होते हैं जो एम्प्लॉय नहीं है, सिटिंग फीस लेते हैं, जो सैलरी नहीं लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपने ऐसे किसी बंदे का क्या करा है, कीमैन इंश्योरेंस करा, और उसको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत पैसा मिलता है, क्या बात समझ में आ रही है? तो वो उसकी इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगी? अदर सोर्स। रिसीव फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस इंक्लूडिंग बोनस ऑफ सच पॉलिसी इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या? हाँ, अगर या तो ये पीजीबीपी में नहीं जा रहा है, बिजनेस के तहत आपको नहीं मिल रहा है, सैलरी किसी और हेड के तहत नहीं मिल रहा है, आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मिल रही है, तो वो कहां पे चली जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। विनिंग ऑफ लॉटरी, लॉटरी खेली, टिकट निकाली, टिकट खरीदी लॉटरी की, आपका 1 करोड़ का बेटा लॉटरी लग गई और आपने पैसा जीत गया, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा। कौन से हेड पे लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कोई एक लॉटरी बेचने वाला था, कौन था? लॉटरी बेचनी है, लॉटरी की टिकट बेचता था। अब इसके पास 100 टिकटें थी, 80 टिकटें बिक गई और 20 टिकटें रखी रह गई अपने पास, नहीं बिक पाई। और इस 20 में से किसी एक की लॉटरी खुल गई। बात समझ में आ रही है? यानी कि उसके पास 20 टिकटें रखी थी स्टॉक इन ट्रेड, और उसमें से कोई एक लॉटरी क्या हो गई? खुल गई, और वो वाली लॉटरी ने पैसा जीत लिया, इसको पैसा मिल गया, इसको जो लॉटरी बेचने वाला है उसको पैसा मिल गया। तब ये क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा? नहीं, तब ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। कहां चले जाएगा? इनकम फ्रॉम पीजीपी। नॉर्मली किसी इंसान की लॉटरी लगी है तो क्या होगा? कहा जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस एंड कार्ड गेम्स, एनी अदर गेम्स, एनी सॉर्ट फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग फॉर्म ऑफ नेचर, जुआ सट्टा कुछ भी खेल के पैसा जीता है, द इंटायर इनकम ऑफ विनिंग विदाउट एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और डिडक्शन, से कोई भी सेक्शन डिडक्शन माइनस करने नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? तो आपको टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर फर्दर सच इनकम इज टैक्स रेट स्पेशल रेट ऑफ 30%, सीधे सीधे कितना लग जाता है? 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस 4%। क्या बात समझ में आ रही है? सरचार्ज वही जो लिमिट हमने पढ़ रखी है वही वाली। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब क्या है? कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। क्या है? क्या है? कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अब कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ये हमने कहां पढ़ा था? पीजीबी में पढ़ा था भी। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अप्रूव्ड रहता है, अनअप्रूव्ड रहता है। अप्रूव्ड रहता है तो अलाउ होता है। एम्प्लॉयर का कब तक करना पड़ता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कब तक जमा करना है? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कब तक जमा करना है? ड्यू डेट ऑफ द सेड एक्ट। ये हम पढ़ के आए हैं पीजीबीपी में। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इनकम और नेचर सेक्शन 224। ठीक है क्या? ये पूरा कहानी पैराग्राफ छोड़ दो, मतलब ये पढ़ लेना। कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ सुपर एनुएशन फंड, ये will be chargeable to the income tax under the head income from other sources if such income is not chargeable to income tax under the head PGPP. However, if the employer deposits such amount on or before due date of deposit applicable for such contribution, he will be allowed deduction on the same.
ठीक है क्या? कुल मिला के क्या बोला गया है, अगर मान के चलो सेक्शन 224 में आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है और वो पीजीबीपी हेड में नहीं जा रहा है, मतलब कि आपने एम्प्लॉय का पीएफ ना काट के किसी और बंदे का पीएफ काटा है जिसके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, क्या बात समझ में आ रही है, और आपने ड्यू डेट के पहले जमा नहीं किया तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता था, यहाँ पे किस में टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्सेज में। क्या में टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्सेज में। क्या बात समझ में आ रही है? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि आपने कुछ शेयर डिबेंचर्स खरीद के रखे थे, बॉन्ड्स खरीद के रखे थे, आपको शेयर डिबेंचर में बॉन्ड मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला? सिक्योरिटीज मिली है, इंटरेस्ट मिला है। याद है इसमें 43 बी लगता था इंटरेस्ट में, यहां भी बोल दिया है इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस, हाउएवर बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन मर्केंटाइल सिस्टम इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस। यहां पे अक्रूवल बेसिस में मिल जाएगा, यहां पे अक्रूवल बेसिस में मिल जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। ठीक है, मशीन आपने किराए पे चलाई, मशीन आपने किराए पे चलाई, किराए। घर आपने किराए पे चलाया तो कहां जाता है? घर आपने किराए पे चलाया तो कहां जाता है? हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन मशीन आपने, जैसे आपके पास जेसीबी है, आपने गाड़ी खरीद ली जेसीबी और उसको आप क्या करते हो? किराए पे। मैं कोचिंग तो चला ही रहा हूँ, साथ में एक जेसीबी खरीद के रखी है, वो जगह जगह जाती है किराए पे, चल के आके वो गड्ढा करके पैसे लेके आ जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने किराए पे क्या चलाई? मशीन चलाई, तो ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मेरा बिजनेस नहीं है ना बेटा ये, मेरा बिजनेस तो ये है, मैंने बस एक मशीन ऐसी एक्स्ट्रा क्या करके रखी है, किराए पे लेके रखी है। मैं ड्राइवर आइवर कुछ नहीं बेचता हूँ, खड़ी रहती है, बस बंदा आता है बोलता भैया हम ड्राइवर लाए, गाड़ी ले जाएं आपकी, आज वहां पे काम लगेगा, हमने कहा ले जाओ, तो वो क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, मैंने अगर अपना घर किराए पे दिया तो कहां जाएगा? हाउस। लेकिन अगर मैंने अपने घर को सबलेट किया है, सबलेट किया मतलब समझते हो, मैं खुद किराएदार था और मैं किराए पे दे रहा हूं, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल लगने के लिए एक लिमिट, एक कंडीशन होती थी कि यू शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस। याद है क्या? मैंने वहां भी आपको पढ़ाया था, अगर सबलेटिंग होती है, क्या होती है? सबलेटिंग, तो वो कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। When an assessee lets out hire machinery plant belonging to him and also building, and the letting of the building is inseparable from letting of the said machinery, plant, furniture, the income from such letting is not chargeable income tax under that PGPP if it is not chargeable under that PGPP। अगर आपका बिजनेस ही है, आपके पास 8-10 जेसीबी मशीन है और आप उसका प्रॉपर बिजनेस करते हो तो पीजीपीपी में जाएगा, वरना फिर ये कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सीधे सीधे पहले कोशिश करेंगे स्पेसिफिक हेड में डालने की, और अगर नहीं जा रहा है कहीं तो कहां जाएंगे अपन? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है क्या? शेयर्स प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ट्रीटेड एज इनकम अंडर सेक्शन 56(2)(8)(b)। ये आगे चल के अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन समझ लो क्या है। अगर हमने क्या किया? शेयर इशू किया, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जिसको अपन क्लोजली हेल्ड कंपनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शेयर इशू किए, तो पहली बात तो क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? नहीं। अपने यार दोस्तों में ही किए होंगे, बोलो हाँ। अच्छा, अपने यार दोस्तों में शेयर इशू किए और प्रीमियम में इशू किए, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं है। लेकिन प्रीमियम इतना था कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे ही कर दिए। मतलब कि मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, मान के चलो आईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके मैं शेयर इशू करता हूँ, हम 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है क्या? अब मैं चौथा किसी बंदे को ढूंढ के आता हूँ, बोलता हूँ यार पैसे की जरूरत है तो मुझसे शेयर ले लो, उसने बोला ठीक है शेयर ले दो, दे दो, और मैंने 1 लाख के शेयर 1,25 से बेचे, ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी 1,10 है, और मैंने 1.5 लाख में बेचे, 1,25 ये चलो 1.5 लाख में बेचे, तो जो ऊपर का अमाउंट है, मतलब मार्केट वैल्यू से प्रीमियम में बेचने तक ठीक है, पर अगर प्रीमियम का अमाउंट क्या हो जाए? मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा हो जाए, मतलब प्राइवेट कंपनी कुछ ना कुछ धांधली कर रही है। कोई क्यों प्राइवेट कंपनी के शेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में खरीदेगा? कोई थोड़ी ना मार्केट में बेच के प्राइस वैल्यू बढ़ने वाली है, कोई ना कोई तरीके से तुम पैसा ले रहे हो उससे। बात समझ में आ रही है? दूसरे घुमा फिरा के, तो जो ऊपर का अमाउंट है, अब आओ शेयर प्रीमियम, मतलब अब आओ फेयर मार्केट वैल्यू, जितना भी अमाउंट है, 1.5 लाख का बेचा कंसिडरेशन, और 1,10 क्या थी? एफएमबी। 1,10 क्या थी? एफएमबी। तो जो ऊपर का 40 अमाउंट है वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहां चले जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वेयर अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन एनी प्रीवियस ईयर from any person, any consideration or issue of shares that exceeds the face value of the shares, the aggregate consideration of such share exceed the fair market value, ठीक है क्या? of the shares be taxable under the head income from other sources। के बाद समझ में आ रही है? फेयर मार्केट वैल्यू से जितना भी ऊपर है वो कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। तो वहां पे आप नोट कर सकते हैं, यहां पे अगर लिख सकते हैं सीधे सीधे, इफ इशूड एट प्रीमियम, if issued at premium, if shares are issued at premium,
अबाउ फेयर मार्केट वैल्यू। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ चले जाएगा, IFOS में। याद रखना प्राइवेट कंपनी के केस में बस। हो गया। लेकिन अब समझो, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, क्या थी, प्राइवेट। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता तो होती नहीं है क्या है, ऐसे जैसे लिस्टेड कंपनी तो फेयर मार्केट वैल्यू पता होती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग के अलग अलग मेथड से। यहां सुन रहे हो। अब मैं चला गया शार्क टैंक पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी, और मेरे को शार्क टैंक ने क्या दे दी, फंडिंग दे दी। अब फंडिंग दे दी मतलब क्या करता है, फंडिंग देते हैं मतलब एक तरीके से क्या होता है, मैं अपने कंपनी के शेयर्स बेच रहा हूं, मेरे कंपनी के 10% शेयर आप ले लो और मुझे पैसा दे दो, बोलो हाँ। और उनने फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा दे दी, तो क्या अभी मैं तब भी मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लगेगा, नहीं। अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, क्या क्या क्या, वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है और वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा दे रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपने शेयर ही आपका ज्यादा में बेचा है। क्या बात समझ में आ रही है, ये बात हुई। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड कोई कंपनी है जो पैसा लगाती है, कंडीशन लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग भी पैसा लगा सकते हैं, अगर वो नोटिफाइड है तो उसने भी लगाया तो भी चल जाएगा। Where a company not being a company in which public, ये तो पढ़ने पढ़ लिया था। However, clause shall not apply with country for issues such is received by a venture capital undertaking from a venture capital company. By a company from a class of persons as may be notified by the central government in this behalf. या तो गवर्नमेंट ने जिसको नोटिफाई कर दिया उनको, या तो वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी से। एफएमवी कैसे कैलकुलेट होगी ये दिया हुआ, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर मेरा घर कंपलसरी एक्वायर कर लिया गया, या मेरी कोई प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर ली गई, तो बताओ उसकी इनकम जो मिलती है वो कौन से हेड पे टैक्सेबल होती है। कंपलसरी एक्विजिशन, मेरा घर अगर ले जाया जाता है तो वो कौन से हेड पे टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी, पढ़ा है अपन ने। अच्छा, फिर मैं खुश नहीं था उस अमाउंट से, मैं कोर्ट पे गया और मुझे इनहेंस्ड कंपनसेशन मिला, तो वो इनहेंस्ड कंपनसेशन भी कौन से हेड पे टैक्सेबल होता, हाउस प्रॉपर्टी। अब इनहेंस्ड कंपनसेशन मिलने मुझे 1 साल लग गया, आज मैंने कोर्ट किया, फैसला आया, 1 साल बाद मिला, मैंने इस 1 साल का ब्याज मांगा और उस 1 साल का ब्याज भी मुझे सरकार ने दिया, तो वो जो ब्याज मिला है वो कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नहीं आई बात समझ में, मुझे कंपेंसेशन मिला, हाउस प्रॉपर्टी, इनहेंस कंपेंसेशन मिला, वो भी हाउस प्रॉपर्टी, पर इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपेंसेशन मिला तो वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मेजर जो इंटरेस्ट वगैरह होता है ना, सब अदर सोर्स में ही जाते हैं, जब तक वो पर्टिकुलरली बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ठीक है। इनकम इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन ऑन इनहेंस कंपेंसेशन रिफर्ड इन क्लॉज 145B। जी भैया। क्या हुआ, ठीक है। एडवांस मनी रिसीव्ड अपन ने पढ़ा था क्या कहीं पे, बताओ क्या था एडवांस मनी, बताओ अपन ने। ठीक है, अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी बेचते समय पढ़ता था, याद है क्या, अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी बेचते समय एडवांस लेता हूं तो 1 ईयर के पहले तक वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता था, और 1 ईयर के बाद वो कहां जाता था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पढ़ा था अपन ने, याद है क्या, कैपिटल गेन्स में, कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेचने का बयाना ले लेता हूं, एडवांस ले लेता हूं, और एडवांस लेते टाइम फिर उस प्रॉपर्टी का वो कैंसिल हो जाता है और मैं उसको फोरफिट कर लेता हूं, कौन से साल के पहले का था बता सकते हो क्या। चुपे, 1990 नहीं था, मुझे भी ध्यान है, 14 या 18 था, मुझे याद है, 18 था, 14 है, ठीक है। तो एडवांस मनी रिसीव्ड, एनी सम मनी रिसीव्ड ऑन एडवांस
otherwise in the course of negotiation for transfer of capital asset is chargeable income tax under the income from if such income forfeited and negotiations do not result in transfer of such capital asset। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी गिफ्ट मिला है तो वो भी क्या हो जाता है, गिफ्ट मिला है तो वो भी क्या हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल हो जाता है। गिफ्ट के लिए लंबी चौड़ी कहानी है, वो भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे। इनने भी लिख दिया है फ्लो चार्ट, ठीक है क्या? गिफ्ट बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मेन सेक्शन है ये पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। 56 to 10 यही आएगा, अगर आएगा तो मेजरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। चलो आगे बात करें, फिर क्या है कंपनसेशन 56 to 10 to 11 any compensation or other payment due to receive by a person by whatever name called in connection with the termination of his employment, modification of terms and conditions thereto if the same is not taxable under the head salary। अगर मेरी नौकरी छूट रही है, मुझे मेरा एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, नौकरी छोड़ने को ही पैसा दे रहा है, तो वो तो कहाँ चले जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। लेकिन नौकरी छूटने के कारण कहीं और से मुझे पैसा मिल रहा है, कहीं और से पैसा मिल रहा है, मतलब समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस करा रखा था नौकरी का, कि नौकरी गई तो भैया मेरे को इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, क्या बात समझ में आ रही है? और मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, तो वो कहाँ चले जाएगा, मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नौकरी छूटने के कारण अगर इंप्लॉयर ने पैसा दिया है, जहां भी इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप है वो सब कहाँ जाएगा, सैलरी। किसी और ने पैसा दिया तो वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है क्या? चलो, सम रिसीव्ड ऑन अ यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट, एनी स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड बाय अ यूनिट होल्डर फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट हेल्ड हिम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस। इसको 2 मिनट रोक के रखेंगे, ये आगे अपन डिस्कस करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। अगर मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, क्या ली थी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, और इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मुझे कोई पैसा मिला है, तो वो मेरा कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेयर एनी सम इज रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन सम। अगर ये यूलिप प्लान है उसको छोड़ के, यूलिप प्लान यहां पे नहीं आएगा, रिसीव्ड अदर देन द सम रिसीव्ड under a unit link insurance policy being income written clause 4 which is not to be excluded from total income of the previous year in accordance with the provision of 10D। ये 10 नहीं पढ़ा है अभी अपन ने, ठीक है। कुल मिला के समझो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर कोई भी पैसा, लाइफ इंश्योरेंस के तहत कोई भी पैसा मिला है तो वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहाँ चले जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन यूलिप वाला प्लान। चलेगा हाँ या ना बोलो? ये मेन चीजें थी, कौन कौन सी चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। एक बार सिर्फ साइड हेडिंग में सब पे नजर मारो, मेजर मेजर तुमको पता चलना चाहिए, आगे चल के सबकी डिटेलिंग करेंगे तो वैसे ही तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। जल्दी करो, कि जो ज्यादातर पूछी जाती हैं वो था डिटेल, ये है शॉर्ट। क्या क्या बताओ, डिविडेंड मिला वो, लॉटरी का पैसा मिला वो, लॉटरी पजल कार्ड गेम्स, अगर इंटरेस्ट मिला सिक्योरिटी पे, लेकिन अगर सिक्योरिटी हेल्ड है स्टॉक एंड ट्रेड तो वो पीजीपी में जाएगा, पर स्टॉक एंड ट्रेड के अलावा किसे मिला तो वो आ जाएगा। रेंटिंग लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग, अगर पीजीपी पे नहीं गया है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है जो कि पीजीपी में नहीं गई है या सैलरी में नहीं गई है तो यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट यहाँ आ जाएगा। गिफ्ट मिला है तो यहाँ आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अदर इनकम क्या क्या जाएगी, फैमिली पेंशन मिला कुछ भी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिला, इनकम टैक्स का रिफंड आया, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रॉयल्टी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर की सिटिंग फीस अगर कुछ भी मिली है, सैलरी ऑफ एमपी एमएलए एटसेट्रा, ये भी कहाँ आ जाएगा, सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। इतने ही मेन अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपकी बाकी बातें कवर हो जाती है। मैंने डिटेल आपको रीड करा दी, लेकिन मेन बातें ये थी जो ध्यान रखने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट भेज दूं। राम नाम के साबुन से जो मन कम मैल मिटाएगा। चलो हो गया हो गया हो गया, हाँ या ना बोलो? अब आते हैं अपन मेन गिफ्ट में। काहे में आते हैं? गिफ्ट में। गिफ्ट को पहले पूरा यहां से समझ लो, फिर बुक में देखेंगे अपन। क्या गिफ्ट पे टैक्स लगना चाहिए, पहले तो ये बताओ। क्या गिफ्ट में टैक्स लगना चाहिए, बताओ? अगर सरकार गिफ्ट में पहले टैक्स नहीं लगाए तो तुम हर पैसे को क्या बताओगे, गिफ्ट बताओगे। लूपहोल्स है ना,
तुम क्या बोलोगे, अरे ये तो हमने कुछ काम थोड़ी दिया, हमको हमारे भाई ने गिफ्ट किया, इसको इसने गिफ्ट किया, हमको यहाँ से गिफ्ट मिला, ये हमारे पुराने मित्र हैं, इनने हमको गिफ्ट किया है। क्या बात समझ में आ रही है? तुम्हारे मम्मी पापा सब मेरे मित्र हो जाएंगे और सब मेरे को गिफ्ट दे रहे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तुम लोग पढ़ने थोड़ी आते हो मेरे यहाँ, सब गिफ्ट जाते हो, ठीक है। और बदले में व्यवहार में मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा टाइम पे, कोचिंग थोड़ी चलती मेरी, है ना, तो गिफ्ट पे टैक्स लगाना पड़ता है सरकार को। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान के चलो हमने क्या किया, एक दिन रक्षिता दीदी, ओमकार भैया, जो अंकल बैठते इन सबको गिफ्ट दिया, तो क्या ये अदर सोर्स में जाएगा? मैंने रक्षा दीदी को गिफ्ट दिया कोई भी, तो अगर याद रखो मैंने क्या बोला है, जहां भी इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप है वहां कहां चली जाएगी बात, सीधे सीधे सैलरी में, ठीक है। एनी गिफ्ट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी इवन इन केस ऑफ मैरिज। मतलब रक्षिता दीदी की शादी हो गई बेटा, रक्षा दीदी की शादी हो गई, शादी में मैंने दीदी को गिफ्ट दिया, क्या बात समझ में आ रही है? उस पर उन पर टैक्स लग जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। देख रहे हो कितनी नाइंसाफी है, ठीक है क्या? तो अगर आप कुछ भी करते हो इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत, अगर आप गिफ्ट देते हो तो वो क्या हो जाएगा, सैलरी, मतलब तो वो सैलरी हेड के अंदर जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। अच्छा, एनी गिफ्ट बेनिफिट परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, क्या कि मेरा कोई इंप्लॉयर था, ये सॉरी बिजनेस है, मेरा कोई सप्लायर था जो मुझे क्या देके गया, गिफ्ट देके गया, मेरा कोई कस्टमर था जो मुझे क्या देके गया, गिफ्ट देके गया। तुम में से कोई ने एक मान के लोगों ऑल इंडिया रैंक ले आई, बदले में तुम ले आए सर ये लीजिए गिफ्ट 1 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? 1 लाख रुपए तुम मेरे लिए गिफ्ट ले आए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से हेड पे, पीजीपीपी। कौन से, पीजीपी, बिजनेस के कारण मिल रहा है ना मेरे को, मेरा तुम्हारा बिजनेस का रिलेशन था, तो वो कहां जाएगा, पीजीपी में। कहां जाएगा, पीजी। कभी देखना जिन लोग कभी बिजनेस होता है बोलते ना यार स्कीम में घड़ी मिली है, स्कीम में ये मिला है, स्कीम में ये फलाना मिला है। क्या बात समझ में आ रही है? मिक्सर ग्राइंडर मिला है, कई बार बड़ा अमाउंट भी मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? स्कीम में लैपटॉप मिला है, फॉरेन ट्रिप मिला है, तो ये सब कहां जाएगा तुम्हारा, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। तो एनी गिफ्ट बेनिफिट, अरे कहां कितने बजे आ रही, तुम कौन सी क्लास के लिए आ रही हो बेटा? 9:30 की क्लास थी, मतलब तुम धीरे धीरे, हाँ हाँ, सेम टाइम देखना कौन सा लिखा है, सेम टाइम पढ़, तो कल भी 9:30 थी, तू कल भी लेट आई थी, अब तू 10:30 के हिसाब से चलती रहेगी क्या बेटा? देखना मैसेज खोल के देख, ठीक है। हाँ, अगर क्या बता रहा था मैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत अगर कुछ भी मिला है तो वो सैलरी में, बिजनेस के नेचर कोई स्कीम के अंदर गिफ्ट मिला है तो वो कहां जाएगा बेटा, पीजीबीपी में। बाकी सब कुछ भी मिला है तो वो कहां जाएगा बेटा, अदर सोर्सेस में। कहां जाएगा, अदर सोर्सेस में। आइए अब इसको अपन ध्यान से डिस्कस करते हैं। हाँ, वो सब टैक्सेबल नहीं है, वो सब एग्जेम्प्ट है। अभी अभी पहले कंप्लीट करने दो ना। एनी गिफ्ट रिसीव्ड एक्वायर्ड फ्रॉम लो कंसिडरेशन, या तो फिर गिफ्ट मिला या तो मार्केट, अब गिफ्ट नहीं दिखाना तो लोगों ने क्या कर लिया, कम दाम में लेने लगा है कि एक काम करो 1 लाख की चीज है 1,000 रुपए दे दिए हमने तो खरीदा है, ठीक है क्या? तो अगर आपने कोई चीज कम कंसिडरेशन में खरीदी है तो भी उस बाकी के अमाउंट को क्या माना जाएगा, गिफ्ट माना जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा थोड़ी होता है 1 लाख की चीज थी 1,000 दे के आ गए, अब बोल रहे हो हमको गिफ्ट थोड़ी मिला हमने खरीदी है। नहीं नहीं भैया, वो 99,000 का गिफ्ट ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कुल मिला के कोई भी गिफ्ट मिला है या फिर कोई असेट एक्वायर खरीदा करा है लो कंसिडरेशन में तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर आप इसके अंदर फॉल होते हो, किसके अंदर, MRITHUTLAITC, मिस्टर, मिस्टर ID हटला ITC, ठीक है क्या, क्या क्या क्या, मिस्टर ID हटला ITC। अगर तुम इसके तहत आते हो तो आपको क्या हो जाएगा, या ना ये बीबी सर ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आते हो तो आपको क्या आ जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा अंडर द हेड IFOS, अंडर द हेड IFOS। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आता है देखते हैं एक बार। मिस्टर ID हटला ITC में क्या आता है, अगर आपको क्या मिलती है, मैरिज, क्या मिलती नहीं, मैरिज नहीं हो सकती बेटा। मैरिज में अगर आपको, बैठो जल्दी बैठो, मैरिज में अगर आपको क्या मिलता है, कोई भी गिफ्ट मिलता है, कोई भी गिफ्ट मिलता है, किसी से भी गिफ्ट मिलता है, सब क्या है, एग्जेम्प्ट है। सब क्या है, एग्जेम्प्ट है। कोई शादी ब्याह में आपका हिसाब करे, इसलिए शादियों में देखना लाखों का लेन देन होता है और बहुत सारा लोग क्या करते हैं, मतलब ब्लैक का व्हाइट भी हो ही जाता है शादी के तहत। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैरिज इज अ तरीका ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। आपके यहाँ ब्याह हुआ है तो ब्याह में आपने कुछ भी दिया हुआ ना, आपने अपनी बेटी को कार दी, ये
ये दिया वो दिया जो भी दिया, ठीक है क्या, जिसको दहेज को आजकल गिफ्ट बोल देते हैं ना दुनिया, ठीक है, तो वो गिफ्ट सब क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वो सैलरी में चला जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है। अदरवाइज मैरिज में कुछ भी मिला तो वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। हाँ या ना फटाफट मिलो। अच्छा, आपको आपके रिश्तेदार ने कभी भी कुछ भी दिया तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। मेरे को मेरे रिश्तेदार ने कुछ भी दिया तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं। अब कौन रिश्तेदार कहलाएगा कौन रिश्तेदार नहीं कहलाएगा, ऐसे तो मुंह बोला भाई, रॉकी मेरा मुंह बोला भाई, क्या बात समझ में आ रही है, रिश्तेदार हो गया। कौन रिश्तेदार नहीं, उसकी डेफिनेशन भाई पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। अगर आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिला, इनहेरिटेंस मतलब वसीयत वसीयत में पिताजी की प्रॉपर्टी मेरी हो गई, दादाजी की प्रॉपर्टी मेरी हो गई, ठीक है, मजा आ गई, क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो सब क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन कंटेम्पलेशन विथ डेथ मतलब, ठीक है, कोई अगर मर गया और उसके तहत मुझे कोई पैसा मिलता है तो वो सब क्या आ जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कि जाते जाते बोलते हैं ना कि ये लो ये मैं तुमको दे के जाता हूँ, क्या बात समझ में आ रही है। कोई एक मैंने किसी की बहुत ज्यादा सेवा की थी, क्या बात समझ में आ रही है, उसने मरते मरते बोल दिया बेटा मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी, मैंने बोला यस इसलिए तो सेवा की थी, क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसा, ठीक है, तो वो सब कहाँ चले जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम एनी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन, क्या बात समझ में आ रही है, या फिर यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल, हॉस्पिटल की तरफ से आपको कुछ मिला, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कुछ अमाउंट मिला, ठीक है, अब इन सब पे टैक्स नहीं लगा रहे, ठीक है। ट्रस्ट रजिस्टर्ड है 12A, ट्रस्ट के तहत कुछ पैसा मिला, लोकल अथॉरिटी कुछ भी है, इनकी तरफ से सरकारी तरफ से आपको कोई भी चीज मिली तो वो सब क्या है, सरकार ने अभी ये लाडली लक्ष्मी योजना कोई भी ऐसा है पैसा दे रही है लोकल अथॉरिटी तुमको, अब तुम बोल रहे हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो मजा नहीं आएगी। क्या बात सर में, इस पे भी टैक्स नहीं है। फ्रॉम एनी इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड बाय सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, मतलब तुमने वो पिक्चर देखी है राजू चाचा, नहीं देखी होगी ना तुमने, पुरानी, बहुत पुरानी पिक्चर है, नहीं देखी होगी तुमने, अजय देवगन की, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुनना ध्यान से, फ्रॉम एनी इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, अब मेरा कोई मान के चलो छोटा सा कोई है बच्चा, ठीक है, अब इस मेरे को लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, ये अभी मान के चलो 4 साल का है, ठीक है, मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने कहा यार ये पूरी प्रॉपर्टी इसके पास चली जाएगी, ये 4 साल का पिद्दी क्या समझा पाएगा, है ना, उड़ा देगा पूरा, है ना, जब तक 18 का होगा पूरा खत्म कर देगा जो मैंने इतने साल में कमाया। तो मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया और इस पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर दी, ट्रस्ट के नाम पे। अच्छा, ये ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है, ये है, लेकिन इसके पास उस पैसे का कंट्रोल नहीं है। जो ट्रस्ट है और जो ट्रस्टी है वही उस पैसे को चलाएंगे। जब ये 20 साल का हो जाएगा, मैंने ऐसा लिखा है, तब ये जब ये 20 साल का हो जाएगा तो ये ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाएगा और पूरा कैसे पैसा किसको दे दिया जाएगा, इसको। पुराने पिक्चर में नहीं दिखाते थे कि जब तक ये 20 साल की नहीं होगी तब तक इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं हो सकती, एक बार ये 18 साल की हो गई तो इसके 18 साल के पहले मार दो दुश्मन को, होता था ना पिक्चर में, वैसे ही। क्या बात समझ में आ रही है। तो मेनली अगर मैंने ऐसा कोई पैसा दिया, मैंने किसी भी ट्रस्ट को पैसा दिया है और वो ट्रस्ट बना किसके लिए, मेरे अपने किसी रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बना है, तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट रिलेटिव को गिफ्ट करना वैसे ही हमने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। बाय एनी फंड, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर 1023C, अगर किसी ने भी क्या किया है, मतलब कि कोई भी फंड, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल ने कोई भी पैसा दिया है तो वो भी कहीं पे पैसा लगाया है तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। सर्टेन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, एचयूएफ का पार्टीशन हुआ है, सब्सिडरी और उसका कुछ अमलगमेशन डीमर्जर हुआ है, उसके तहत जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी क्या मान लिया जाएगा, मतलब एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा। कुल मिला के गिफ्ट मिला है, इनसे मिला है, किससे मिला है, शादी में मिला, रिलेटिव से मिला, ठीक है, इनहेरिटेंस में मिला, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिला, कुछ भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी से कुछ मिला, क्या बात समझ में आ रही है, या फिर ट्रस्ट से कुछ मिला, लोकल अथॉरिटी से कुछ मिला, या हमने ट्रस्ट को कुछ दिया बदले में हमारे ही रिलेटिव के बेनिफिट के लिए वो, या फिर होल्डिंग से सब्सिडरी में ट्रांसफर हुआ, अमलगमेशन, डीमर्जर और हाउस एचयूएफ के पार्टीशन के तहत कुछ भी हुआ, ये सब इनहेरिटेंस में ही चला जाएगा, तो इसमें भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स नहीं आएगा। कितनों को ये समझ में आया, हाथ उठाओ, पक्का। अब मेन मजेदार चीज है, रिलेटिव कौन है, रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़नी है, ये है रिलेटिव की डेफिनेशन। अच्छा, अपन ने एक जगह भी रिलेटिव डेफिनेशन और पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, अरे अब भी पढ़ी थी रिलेटिव की डेफिनेशन, पीजीपीपी में,
पीजीबीपी में कब पढ़ी थी रिलेटिव की डेफिनेशन बताओ, कब पढ़ी थी बताओ बताओ, अब भी पढ़ी थी क्या? हाँ, अगर आप रीजनेबल से ऊपर अमाउंट देते हो तो रीजनेबल अमाउंट रहता, बाकी क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। पीजीपीपी में क्या बात समझ में आ रही है? डिसअलाउ हो जाता था खर्चा, और उसमें हमने रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ या ना बोलो, मजे की बात है, वहां की रिलेटिव की डेफिनेशन और यहाँ की रिलेटिव डेफिनेशन अलग है। क्या बात समझ में आ रही है? तो वहां पे रिश्तेदार किसी और को माना गया और यहाँ पर रिश्तेदार किसी और को माना गया। एक बार दोनों की आजू बाजू लिख लेना, क्लियर है क्या? पहले ये वाली रिश्ते, अगर कोई भी इंडिविजुअल या एससीसी है, जैसे मान के चलो मैं, तो कौन कौन मेरा रिश्तेदार कहलाएगा? ऑब्वियस सी बात है, स्पाउस यानी मेरी वाइफ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा, ओके, और मेरे लीनियर डिसेंडेंट एंड स्पाउस। लीनियर डिसेंडेंट एंड स्पाउस मतलब अबे जो मर गया नहीं, जो मेरे बच्चे, पोते, परपोते, पर 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 पोते, पर 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 पोते जो भी है, सब क्या रहेंगे? मेरे लीनियर डिसेंडेंट। क्या बात समझ में आ रही है? और लीनियर डिसेंडेंट के स्पाउस भी, मतलब मेरा बेटा, बहू, है ना, बेटी, दामाद, अरे है ना, समझते हो ना रिश्तेदारी, बेटी, दामाद, पोता, पोते की बहू, परपर पोता, परपर पोती, है ना, जो भी है, मतलब वो सब क्या आ जाएंगे? क्लियर है क्या? ये सब आ जाएंगे। हाँ या ना बोलो, लीनियर डिसेंडेंट, असेंडेंट, असेंडेंट यहाँ पे, और उनके स्पाउस, मतलब दादा, दादी, परदादा, परदादी, परपरदादा, परपरदादी, ये सब। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो मेरे रिश्तेदार कौन कौन? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और उनके स्पाउस, और उनके नीचे जो भी आ जाएगा सब। हाँ या नहीं बोलो? यहां पे क्या बोला गया? मेरा भाई और उसका स्पाउस, यानी क्या हो जाएगा? भैया और भाभी। कौन कौन हो जाएगा? भैया और भाभी। सिस्टर और उसके स्पाउस में कौन हो जाएगा? दीदी और जीजा। तो कौन कौन रिश्तेदार है बताओ? हम, हमारी बीवी, हमारे भैया, भाभी, दीदी, जीजा, ये सब कौन है? रिश्तेदार है। ये सब कौन है? रिश्तेदार। अच्छा, बीवी का भैया यानी कि साला, कौन बेटा? साला, और साले की स्पाउस, इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, साली नहीं बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? साला और साले की बीवी, ठीक है, ये भी क्या रहेगी? ठीक है, बहू कैसे हुई बे? अरे ऐसे बोलते घरों में कुछ भी है बेटा, ठीक है, वो छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो भाभी बोलते हैं अपने यहाँ पे कई लोग, है ना? तो साला और उसकी बीवी, क्लियर है क्या? और क्या हो जाएगा बेटा? सिस्टर, यानी कि, अच्छा नहीं, बीवी की सिस्टर यानी साली, और उसका पति यानी साड़ू भाई। अरे साड़ू भाई समझते हो ना? ठीक है ना? साड़ू भाई इस कौन बेटा? संडू, संडू, है ना? साड़ू भाई कौन होते हैं आपके? जो बीवी, अरे रुक तो जाओ, मैं तुम लोग बता लो या तुम्हें बता लूं। बीवी की बहन का पति। क्या बात समझ में आ रही है? बीवी की बहन का पति। क्या बात समझ में आ रही है? वो कौन होता है? साड़ू भाई। क्लियर है क्या? जो एक ही घर से दो आफतें जिसके घर में गई हैं, ठीक है, एक ही घर से दो आफतें जिसके घर में गई है, वो दोनों आपस में साड़ू भाई ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ, कौन कौन है? इंडिविजुअल, फिर बीवी, अच्छा मेरा भाई, मेरी बहन। अगर मेरा भाई और मेरी बहन है तो मेरे भाई की बीवी कौन हो जाएगी? भाभी, ठीक है, और मेरी बहन और उसका बीवी, उसका पति कौन हो जाएगा? जीजू, ठीक है। मेरी वाइफ का भाई, जब मेरे भाई और उसको लिया है, अगर मेरे भाई और उसकी वाइफ को लिया है, तो मेरे बीवी के भाई की वाइफ को ना लेके गड़बड़ी हो जाएगी ना बेटा। तो मेरे बीवी के भाई को और उसकी वाइफ को लेना ही पड़ेगा। कानून भी थोड़ा समझता है गंभीरताओं को। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसने क्या बोला? साला और साले की बीवी, साली और साड़ू भाई, ये सब कौन है? रिश्तेदार है। यहां पर समझ में आया? लीनियर डिसेंडेंट मैंने बता दिया। अच्छा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, ये तो लिखा है मदर एंड फादर बेटा, कहां साड़ू भाई तक ले गए? मम्मी पापा को रिश्तेदार नहीं मानेंगे क्या? अच्छा, मम्मी पापा के भाई बहन, यानी मम्मी का भाई कौन होगा? मामा। अबे मम्मी का भाई कौन होगा? मामा, और उनकी बीवी मामी, मामा मामी, ठीक है। अच्छा, मम्मी की बहन कौन होगी? मौसी, और उनके पति कौन हो जाएंगे? मौसा जी। क्लियर है क्या? ओके। फादर के भाई कौन होंगे? चाचा, और उनकी बीवी चाची। सिस्टर कौन होगी? बुआ, और उनके पति कौन होंगे? फुफ्फड़। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, फुफ्फड़ को भी बना दिया गया। अब बताओ कहां छोड़ा इनने? ठीक है क्या? अच्छा ध्यान से दिखना यहां, लेकिन एक चीज है,
मेरे मदर फादर को लिया है, मतलब मेरे मदर फादर के भाई बहन को लिया है, लेकिन वाइफ के मम्मी पापा को लिया है, सास ससुर को लिया है, लेकिन चाचा ससुर चाची ससुर थोड़ी होगी बे, ठीक है, इनका नहीं मिलेगा। कुल मिला के चाची सास, हाँ, इनका इनका नहीं मिलेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिला के चाचा चाची का मिल जाएगा, ठीक है, चाचा चाची का गिफ्ट मान लिया जाएगा, और मामा मामी का भी मान लिया जाएगा, बुआ फूफड़ का भी मान लिया जाएगा, मौसी मासा का भी मान लिया जाएगा, लेकिन स्पाउस के इन सब का नहीं माना जाए। लेकिन मजे की बात सोचो, अगर मेरी वाइफ की बुआ ने मेरी वाइफ को गिफ्ट किया तो क्योंकि तब इंडिविजुअल कौन हो गई? वो, और उसका स्पाउस कौन हो गया? मैं, है ना? अपन बेटा इक्वल समाज है, सिर्फ मैं एक मेल हूं तो मेल के एग्जांपल को लेके मत चलना। क्या बात सर में नहीं? उसका स्पाउस कौन हूं? मैं। तो अगर उसकी चाची ने उसको गिफ्ट किया तो मिल जाएगा, उसके फूफा ने उसको गिफ्ट किया तो मिल जाएगा, उसकी चाची ने मेरे को गिफ्ट किया तो नहीं मिलेगा, और मेरी चाची ने उसको गिफ्ट किया तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे मेरी चाची ने मेरे को दिया तो मिलेगा ना, स्पाउस को थोड़ी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि हाँ या ना बोलो? ठीक है क्या? और लीनियंट असेंडेंट और उनके स्पाउस तो आप समझ ही गए हो, ये होते हैं बेटा आपके रिश्ते, बड़े गहरे। क्या बात समझ में आ रही है? हमारा भारत देश रिश्तों का शहर देश, क्या बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखा गया है। कौन कौन आता है बताओ, एक बार फिर से बोल देते हैं। पूरा पूरा एक बार याद करना जरूरी नहीं बेटा, भूल जाएंगे। अच्छा वहां पे याद रखो, वहां पे सब नहीं था, चाचा मौसा कोई नहीं था। कहाँ पे? पीजीपीपी में। वहां सिर्फ लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट था, ठीक है, भाई बहन था। क्या बात समझ में आ रही है? मम्मी पापा था। इवन यहाँ पे वहां पे साला और वो भी नहीं थे, ठीक है, ठीक है, यहाँ सब लोग आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? इनसे अगर आपको कुछ भी गिफ्ट मिलता है तो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? चाचा चाची अपने बच्चों को देते रहते हैं, मौसा मासी अपने बच्चों को देते रहते हैं, बुआ फुप्पड़ अपने बच्चों को देते रहते हैं, सरकार उसमें टैक्स नहीं लगाना चाहती। हाँ या ना फटाफट बोलो, कितनों को समझ में आ गया? ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लोगे, सब 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 मिलेगा, सब मिलेगा। मैं इसका ये भी भेज दूंगा। ये फ्लो चार्ट से क्या है, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी तुमको। ये भेज दूंगा, भेज दूंगा। नहीं तो वो लिस्ट में पढ़ने में ना, याद करने में दिक्कत जाती है। इसमें क्या है, रिश्ते क्लियर हो जाते हैं ना, फैमिली डायग्राम बन गया ना। अपना अगर कोई हो तो अपना अपना नाम लिख लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है तुम्हारा? पलक। स्पाउस का नाम बताओ बेटा। कोई तो होंगे कागार आगे चल के, कुछ ऐसे कुछ अरमान अरमान किसी के साथ कुछ तो होगा स्पाउस, ठीक है, उसका नाम लिख देना यहाँ पे, मिस्टर एक्स। क्या बात समझ में आ रही है ना? स्पाउस ई एक्स वाला एक्स नहीं है बेटा, है ना? प्लीज दुखी मत होना, एक्स वाला बोले भैया अभी से एक्स बना दिया आपने तो, ठीक है, एक्स, और फिर बाकी आगे नाम लिखते जाना तो फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना फटाफट बोलो, चलेगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इनसे कुछ भी मिला है, अगर इनसे कुछ भी मिला है तो क्या है बेटा? अगर इनसे कुछ भी मिला है तो क्या है? एग्जेम्प्ट। मैरिज में नहीं, कैसे भी। और मैरिज में तो किसी से भी कुछ भी मिला है, सब क्या है? एग्जेम्प्ट। मेरा मित्र आके मेरे को पैसे देके गया, गिफ्ट देके गया, वो सब क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है इन द केस ऑफ मैरिज। क्या बात समझ में आ रही है? बॉस हॉस ने दिया तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना। कुल बोलने का मतलब ये है, जो बॉस होता है वो एम्प्लॉय को जो देता है वो एम्प्लॉयर के रिश्ते से ही देता है, बदले में कुछ ना कुछ सैलरी का कुछ ना कुछ काम निकलवा ही लेगा। इसलिए कहाँ डाला गया है? सैलरी हेड में डाला गया है। यहां तक क्लैरिटी है कि नहीं है? फटाफट बोलो। हाँ बेटा, है तो। लीनियंट डिसेंडेंट मतलब कौन हो गया? सन हो गया, डॉटर हो गई, उनके पति पत्नी हो गए, यानी कि कौन कौन? दामाद और बहू, है ना? समझ गए ना? चलो, अब क्या है अदरवाइज? अदरवाइज मतलब अगर आप मिस्टर आइटली हटला आईटीसी में नहीं आते, मतलब ना आपको शादी में मिला, ना रिलेटिव से मिला, है ना, ना डेथ में मिला, ना इनहेरिटेंस में मिला, ना ट्रस्ट, उन सब में आपको नहीं मिला, आपको नॉर्मल किसी बंदे से गिफ्ट मिला। क्या बात समझ में आ रही? तो उस पर टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा। कब लगेगा? अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है। तीन चीज देखेंगे, क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है क्या? या फिर क्या देखेंगे? पैसा मिला है, पैसा विदाउट कंसिडरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? या फिर क्या देखेंगे तुमको? इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है। अगर आपको क्या मिला है? पैसा। क्या मिला है? पैसा। और पैसा कितना मिला है? 50,000 से ज्यादा।
50,000 तक सरकार छोटे मोटे अमाउंट में नहीं फंसने जाते, कोई मेरे को 10,000 दे दे, 20,000 दे, 30,000 दे, सरकार को मतलब नहीं है। अगर 50,000 से ज्यादा मिल गया, 51,000 मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया, तो पूरा 50,000 रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इफ एग्रीगेट मनी इज ग्रेटर देन 50,000 देन होल अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। याद रखना इस बात को, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगर मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, क्या मिलती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें, क्या है ये सारी चीज मूवेबल प्रॉपर्टी में, आओ देखो। ये मुझे किसी ने क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, किसी ने मुझे क्या दे दी, ज्वेलरी दे दी, फिर मुझे क्या दे दी, ड्राइंग दे दी, पेंटिंग दे दी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन दे दिया, स्कल्पचर्स दे दिया, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट दे दिया, बुलियन दे दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दिया, वर्चुअल डिजिटल एसेट दे दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग से समझेंगे। उसके अलावा अगर मुझे कोई क्या देता है, शेयर्स, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ठीक है, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी दे दी, क्या बात समझ में आ रही है, तो ये सब क्या माना जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट माना जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या माना जाएगा, गिफ्ट माना। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, क्यों है ये सब, क्यों नाम क्यों ध्यान से देखना है। मुझे किसी ने टीवी दे दी, तो क्या टैक्स लगेगा, नहीं। कहां बोला टीवी कहां है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, टीवी थोड़ी वर्चुअल डिजिटल एसेट हो जाएगी बेटा, ठीक है क्या। अगर मान के चलो चलो अगर मुझे किसी ने गाड़ी दे दी, मुझे अगर ये सारी चीजें मिली हैं, तो वो गिफ्ट की डेफिनेशन में आएगी। क्या बात समझ में आ रही है, शेयर्स, डिबेंचर, सारी चीजें। अगर मुझे विदाउट कंसिडरेशन मिला, फ्री में मिला है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 50,000 से ज्यादा है, देन क्या हो जाएगा, फुल एफएमवी विल बी टैक्सेबल। देन फुल एफएमवी विल बी टैक्सेबल। अगर मुझे कम में मिला, मतलब कुछ इनएडिक्वेट कंट्री, मैंने कुछ पैसे दिए थे, लेकिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है और जो पैसे दिए हैं उनका गैप 50,000 से ज्यादा है। अब तुम बोलोगे भैया हम कुछ सामान खरीदने गए थे, हमारे रिश्तेदार थे या कुछ थे, हमको डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट 50,000 तक मिलता है, 50,000 से ज्यादा कोई डिस्काउंट देता है क्या, नहीं। अगर 50,000 मतलब कुल चीज की वैल्यू थी 1,00,000 रुपए और तुम दे के आए हो 80,000 रुपए, तो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। चलो व्यवहार में 20,000 माइनस कर दिए। 1,00,000 थे, तुम दे के आए हो 55,000 रुपए, तो भी चल जाएगा, हम गिफ्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि गैप कितने का है, 45 का। 1,00,000 था और तुम दे के आए हो 49 रुपीज, यानी कि जो पैसे दे के आए हो और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें जो गैप है वो कितने का है, 51,000 का, 50,000 से ज्यादा का है। तो वो क्या मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, गिफ्ट मान लिया जाएगा, ठीक है क्या। इफ एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 50,000, द डिफरेंस बिटवीन एफएमवी एंड कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल। यहां पे डिफरेंस टैक्सेबल हो रहा है, यहां पे इंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो रहा था, यहां पे इंटायर अमाउंट टैक्सेबल। समझो ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, गिफ्ट टैक्सेबल हो रहा है। क्या टैक्सेबल हो रहा है, गिफ्ट। अगर मान के चलो 50,000 दे के आया हूं 1,00,000 की चीज के लिए, तो 50,000 गिफ्ट मानोगे ना, बाकी 50,000 तो मैंने जेब से दिए है। क्या बात समझ में आ रही, तो वो गिफ्ट अमाउंट क्या हो जा रहा है, टैक्सेबल हो जा रहा है। अगर विदाउट कुछ पैसे दिए दे के आ रहा हूं 50,000 ज्यादा, तो पूरा गिफ्ट क्या हो जा रहा है, टैक्सेबल हो जा रहा है। हर जगह पे लॉजिक क्या लगा के चलोगे, किस पे टैक्स लग रहा है, गिफ्ट के अमाउंट पे। किसके अमाउंट में, गिफ्ट के अमाउंट पे। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये तीन पहले आप एक बार पढ़ लो, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे। ध्यान से देखो इसको एक बार, मैं मॉड्यूल में सब रीड करा दूंगा, मत टेंशन लेना, सब भेज दूंगा, पूरी पीडीएफ भेज दूंगा वाली। अगर मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई, बताओ कितने अच्छे लोग हैं, मेरे को जमीन गिफ्ट में दे दी, ये लो रख लो। मुझे बिल्डिंग गिफ्ट में दे दी, ओहो, या दोनों दे दिए, जमीन भी रख लो बिल्डिंग भी रख लो, ओहो, ठीक है क्या। विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में, फ्री में रख लो, जमीन रख लो। और कंसिडरेशन की वैल्यू क्या थी, 50,000 से ज्यादा। एचडीवी क्या थी, 50,000 से, एचडीवी समझते हो ना आप तुम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी, 50,000 से ज्यादा। तो इंटायर एचडीवी क्या लग गई, टैक्सेबल। हाँ या ना फटाफट बोलो, हाँ या नहीं बोलो। अच्छा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब रीजनेबल नहीं है, इनएडिक्वेट मतलब कम दिया है। अच्छा, कम दिया अपन कैसे तब पता लगाएंगे, एचडीवी से कम दिया है, याद है, एचडीबी से क्या दिया है, कम दिया है। मतलब अगर मान के चलो वो एचडीबी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 10 लाख थी और आपने प्रॉपर्टी 8 लाख में खरीदी, तो 2 लाख का गिफ्ट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना बोलो। लेकिन याद करो, हम कैपिटल गेन में एक चीज पढ़ते थे, अगर कंसिडरेशन के 110% तक, याद है, कंसिडरेशन के
110% तक एचडीबी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद है ये कैपिटल गेन में पढ़ते थे, हाँ ना बोलो। सेम यहां पे हर जगह कंडीशन लगा दी गई है, अगर एचडीबी से कम है कंसिडरेशन तो गिफ्ट हो सकता है, लेकिन पहले चेक करेंगे कंसिडरेशन के 110% तक है क्या। अगर 110% तक है, कंसिडरेशन का 110% किया और वहीं तक एचडीबी है, मतलब एचडीबी उससे कम है या 110% तक है तो चल जाएगा, गिफ्ट विफ्ट नहीं मानेंगे, बोलेंगे प्रॉपर्टी बिक नहीं रही होगी 10% कम करके बेच दी। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर 10% ज्यादा का फर्क है तो क्या ले लिया जाएगा, गिफ्ट मान लिया जाएगा बाकी के डिफरेंस को। क्या बात समझ में आ रही है। इफ एचडीबी माइनस कंसिडरेशन, अच्छा गिफ्ट फिर पूरे से माना जाएगा 110% से नहीं, एचडीबी माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 50,000 and HDB is more than 110% of consideration, then HDB consideration, then HDB and the difference between HDB and consideration shall be taxable under the head income from other sources। क्या मान लिया जाएगा, income from other sources मान लिया जाएगा। कितनों को बात समझ में आई, क्या बोला क्या बोला क्या बोला। अगर HDB से consideration कम है तो शक की बू आएगी कि पक्का गिफ्ट हो सकता है। चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कंसिडरेशन से 10% जोड़ के क्या एचडीबी उस लिमिट के अंदर आ रही है कि नहीं। अगर उस लिमिट के अंदर आ रही है, 10% का ही फर्क है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं है, जान दो। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो बेचने का कैपिटल गेन में जैसे करते थे वैसे कर दो यहां पे, लेकिन अगर गैप ज्यादा है, गैप अगर क्या है ज्यादा है, तो वो जो डिफरेंस है उसको क्या मान लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या मान लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब तुमको लग रहा होगा भैया लेकिन वहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो कर देते थे। ध्यान करो, दो अलग अलग पार्टीज है यहाँ पे, ओए ओए ओए, दो अलग अलग क्या है पार्टी। मैंने प्रॉपर्टी बेची, तुमने प्रॉपर्टी खरीदी और एचडीबी से कम में सौदा हुआ है। देखो सरकार दोनों तरफ से पेल रही है यहाँ पे। अगर एचडीबी से कम में सौदा कर लिया हमने एक प्रॉपर्टी का, मैं कौन हूं, बेची, और तुम कौन ने, खरीदी, तो मेरे लिए एफपीओसी क्या ले लेते थे, एचडीबी। मेरे लिए एफपीओसी क्या ले लेते थे, एचडीबी। कैपिटल गेन निकालते, मतलब यहां मेरी कॉलर पकड़ ली सरकार ने, बोले कम में बेचेगा, एफपीओसी क्या लेगा, एचडीबी। यानी मुझ पे कैपिटल गेन टैक्स लगाते समय क्रूरता बढ़ती गई और एचडीबी को क्या ले लिया गया, एफपीओसी। सुन रहे हो क्या। प्लस इसको क्या बोला गया, वो जो गैप है वो तुम्हारे लिए क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और तुमसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स ले लिया। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के सरकार ने दोनों तरफ की मार मारी है, बिल्कुल भी एचडीबी से कम में कोई भी सौदा ना करे। 10% तक करता है तो चल जाएगा, उससे कम में करता है तो यहाँ कैपिटल गेन में मेरी कॉलर पकड़ी जाएगी और वहां अदर सोर्स में उसकी कॉलर पकड़ी जाएगी। दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने लिंक किया, याद आया कि नहीं आया, हाथ उठाओ। पक्का अच्छे समझ में आया, ठीक है। वहां हमने क्या, ओए ओए ओए, वहां हमने क्या पढ़ा था, अगर आप एचडीबी से कम में बेचते हो और कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा का गैप होता है तो एफवीओसी क्या ले ली जाती है, एचडीबी ले ली जाती है, एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं ली जाती। यही पढ़ा था और वहां पे वो तो हम जो करते थे वही करेंगे। यहां पे अगर 110% के बाद भी गैप बचता है तो जो गैप है उसको क्या मान लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या मान लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक बार इसको रीड करो, मुझे फिर उसके क्या कर, मैं एक बार आपको भेजता हूँ और मुझे ना फिर एक आध क्वेश्चन बना के कराने हैं आपको इसके, तो मैं आपको क्या करूँगा, करा दूंगा। हाँ बेटा हाँ, अरे हाँ यार आज से तो जीएसटी भी कंटिन्यू करना था अपने को। चलो इतना समझ में आ गया। अब क्या है आगे, कहाँ है गिफ्ट वाला, कहाँ कहाँ लिखा है, आओ देखते हैं अपन एक बार इसमें। एनी सम रिसीव कैश, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, कुछ भी पैसा मिला है, when taxable received without consideration। what is taxable, पूरा अमाउंट। क्या बात समझ में आ रही है, टैक्स इंडिविजुअली और एग्रीगेट, एग्रीगेट पूरा। ऑन एग्रीगेट बेसिस मनी रिसीव्ड ऑन डिफरेंट डेट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सन टू बी क्लब टू अराइव एट अमाउंट ऑफ 50,000। ऐसा नहीं होगा कि समझो नंदी ने मुझे आज 5,000 दिए, फिर थोड़े दिन बाद कितने दिए, 10,000 दिए, फिर थोड़े दिन बाद कितने दिए, 15,000 दिए, ऐसे करके अलग अलग डेट में गिफ्ट मिला है, कितनी कर दी, 50,000। ऐसा चलेगा क्या, नहीं। सब मिला के कितना होता है, 50,000 से ज्यादा अगर आपको मिल गया। एग्रीगेट बेसिस डिफरेंट डेट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, मतलब सारे लोगों से मिला के मैं कितना गिफ्ट ले सकता हूं, 50,000। ऐसे नहीं होगा 50,000 तुम दे दो, 50,000 तुम दे दो, 39,000 सबसे 49,000 10 लोग से ले रहा हूं और बोल रहा हूं 50,000 से कम। क्या पर पर्सन है, नहीं। मेरे हाथ में देखा जाएगा एग्रीगेट गिफ्ट में कितना मिलना चाहिए, 50,000। ठीक है क्या, एग्रीगेट में मतलब सारे इंडिविजुअल्स मिला के, सारी डेट्स मिला के एक फाइनेंशियल ईयर में। हाँ या ना, फटाफट बोलो, क्लियर है क्या। अच्छा, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन,
तो क्या हो जाएगा, इफ रिसीव विदाउट कंसिडरेशन तो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर स्टैम्प ड्यूटी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए और इंडिविजुअली, हर प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली देखा जाएगा। एक काम करोगे, टेबल अब रीड कर लोगे, मैंने बातें आपको कवर करा दी है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये टेबल पे पूरी नीट नजर मारो, जो ना बने मुझसे पूछना, यहां तक का, क्योंकि मैंने मेन बातें सारी आपको कवर करा दी है अज्यूम। बस 2 मिनट के लिए एक चीज सुन लोगे, टेबल के नीचे देखो, ये नोट्स में पढ़ाऊंगा आपको, नोट 1 जो है तीनों पॉइंट में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके नीचे ये दिया हुआ है, ये मिस्टर आइडली हटला आईटीसी जो हमने पढ़ा है वो वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या बात समझ में किस किस में नहीं लगेगा, ठीक है क्या। फिर उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी, वही जो अपन ने पढ़ा था, शेयर, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल शिट, ड्राइंग, प्रिंटेड सब्सटेंस, एनी वर्क आउट ऑफ बुलियन, डिजिटल एसेट, ठीक है क्या। फिर ये क्या आ गई, तुम्हारी रिलेटिव की डेफिनेशन आ गई। ये सारी बातें यहाँ तक कवर है, क्या बात समझ में आ रही है। बस ये 3 पॉइंट पढ़ाने बचे, ये 1 पॉइंट पढ़ाना बचा है जिसके अंदर 3 पॉइंट्स है, यही बता दूं क्या, तुमने पढ़ी हुई है ये सारे पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर एसडीबी दो अलग अलग डेट है, एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्री डेट, तो कौन सी डेट ली जाएगी, एग्रीमेंट डेट। अगर एग्रीमेंट डेट के अंदर कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है थ्रू अकाउंट पे ही चेक, जो सेम कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था, याद है क्या, कि हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था, एक होती है एग्रीमेंट की डेट, एक होती है रजिस्ट्रेशन की डेट, याद है। अगर एग्रीमेंट की डेट में क्या हो जाता है, कोई पैसा मिल जा, सुन रहे हो, एग्रीमेंट डेट में कोई पैसा क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो वही एग्रीमेंट की डेट एचडीबी ली जाती है। लेकिन मुझे पैसा मिलना चाहिए, वो कैसे मिलना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा पॉइंट ये बोला है कि अगर एचडीबी पे डिस्प्यूट है तो क्या मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता हूं, हाँ। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाऊंगा, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने एचडीबी क्या दी, ज्यादा दे दी या कम दे दी, तो क्या होगा बताओ। अगर ज्यादा ले ली तो पुरानी वाली लेंगे, और अगर कम ले ली तो कम वाली ले लेंगे, मतलब बेनिफिट मिलेगा आपको, याद है ना, ठीक है। रीड करो, हाँ बता चुका हूं मैं, कैजुअल इनकम क्या है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, मन्ना, कुछ भी खेला और पैसा जीता, बेहतरीन मजा। सिगरेट क्या, सिगरेट क्या, क्या सिगरेट मतलब, सिगरेट से पैसा कमाया मतलब क्या, सिगरेट खेला, क्या क्या मतलब कुछ भी, ठीक है। तो कैजुअल इनकम क्या होती है बेटा, आपने कोई भी जुआ सट्टा खेल के पैसा कमाया है, क्या बात में, लॉटरी लॉटरी खेली, हॉर्स रेस में पैसा लगाया, ठीक है क्या, और आप पैसा जीते हो, तो वो आपकी कौन सी इनकम हो जाती है, कैजुअल इनकम हो जाती है, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। कैजुअल इनकम इंक्लूड्स इनकम बाय वे ऑफ विनिंग ऑफ लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, पेपर में भरते नहीं है अपन वो, ठीक है, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग, बेटिंग और एनी अदर नेचर ऑफ फॉर्म, गेम्स, गेम शो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, मतलब केबीसी वगैरह में जीत क्या है, क्या बात समझ में आ रही है, ऑन टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी अदर गेम, वो सब खेले, क्या माई 11 सर्कल और ये सब जो आता है, क्या कहते हैं तुमको, ड्रीम 11, ऑल दीज इनकम्स आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सीधे सीधे सरकार इसमें टैक्स लगा लेगी। हाउएवर फॉलोइंग इनकम आर नॉट चलो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, इस पे नहीं लगेगा। वही मैंने बताया था, लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब बेचते थे लॉटरी, आज नहीं बिकी, दुखी हुए कि अरे यार लॉटरी बिकी नहीं, और जो नहीं बिकी वही खुल गई, ओहो हो, तो कौन सी इनकम हो जाएगी तुम्हारी, पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। इनकम ऑफ जॉकी, जॉकी कौन, जो हॉर्स राइडिंग करता है, बंदा जो घोड़ा चलाता है, क्या बात समझ में आ रही है। इनकम ऑफ जॉकी फ्रॉम सच प्रोफेशन इज नॉट रेस विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेस में पैसा लगाया और जीते तो वो इसकी इनकम है, कैजुअल इनकम है, मतलब कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन अब तुम घोड़ा चलाते हो, क्या बात समझ में आ रही है, तो तुम्हारा प्रोफेशन हो गया वो, क्या बात समझ में आ रही है, तो उसमें तुम जीते हो, तो वो तुम्हारी ये वाली इनकम नहीं मानी जाएगी, वो प्रोफेशन की इनकम जाएगी, ठीक है। विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली, विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली इज अ रिटर्न ऑफ स्किल एंड एफर्ट एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड एज कैजुअल इनकम, दीज आर टैक्सेबल एज नॉर्मल इनकम, क्या बात समझ में आ रही है। मतलब वही, आप कार रेस में पार्ट लेते हो, कार मतलब वो जो होता है कार में खुद चला के जीते हो, तो वो एक स्किल है, जैसे क्रिकेट मैच खेलना एक स्किल है। लोग जो उसमें पैसा लगा रहे हैं वो कैजुअल इनकम है, पर तुम जो चला रहे हो वो तुम्हारी क्या है, स्किल वाली इनकम है, उसको नॉर्मल इनकम लेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, नो डिडक्शन और एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम,
Also, no deduction can be claimed from such income even if such expenditure is incurred exclusively only for earning such income. Further, deduction under section 80C2 is not available in such income. मतलब तुम ये बोलो कि भैया मैंने लॉटरी की कमाई करी है, ठीक है, लेकिन लॉटरी कमाई करने के लिए मैं पिछले 10 साल से लॉटरी की टिकटें खरीद रहा था, तो वो मेरा खर्चा हुआ, तो मुझे अलाउ करो, नहीं होगा बेटा। जैसे अपने यहाँ पे लॉटरी नहीं चलती है, पर तुम साउथ साइड जाओगे, वहां पे लॉटरी मिलना, मतलब एक आध कोई स्टेट है जहाँ पे क्या है, लीगल है, सरकार खुद लॉटरीज बेचती है। क्या बात समझ में आ रही है? तुम बोलो मैंने ट्रैवल किया, ट्रैवल करके आया हूं, लॉटरी खरीदा है, मेरा ये सब उसका खर्चा है, कोई खर्चा कुछ भी अलाउ नहीं होगा, जुए में कोई खर्चा नहीं होता। क्या बात समझ में आ रही? तुमने किया कि भैया मैं कसिनो गया था, वहां पार्टी करी, दारू पी, एंट्री फीस दी, ये सब अलाउ करो, कुछ अलाउ नहीं है, सब डिसअलाउ है। सिर्फ सीधे सीधे जो कमाई है उस पर 30% सीधे सीधे सरकार क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। ठीक है, इनकम दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये एक पूरी लिस्ट है जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार सारे लोग रीड कर लेंगे, जो नहीं बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन है दम। देखो तुम्हारी तुम वैसे ही ना सुनेंगे, जब बोल रहे हो तब भी तुम नहीं सुन रही होती हो। अच्छा तो पूछ लूं, चलो आओ, आज जितना पढ़ा है एक बार अपन उसको रिवाइज करेंगे और कुछ 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 पूछेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो मुंडी नीचे को, स्ट्रेट बैठो, आ जाओ। अगर वैसे आज कुछ खास मैंने इतना डेप्थ वाला पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन स्टिल वो बन जाएगी, वो सबसे बन जाएगी। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला कि मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, FMV minus consideration should be greater than 50,000 and if it is greater than 50,000 exact difference is what बेटा taxable। मतलब गिफ्ट, हाँ डिफरेंस, गिफ्ट जितना मिला है, लॉजिक क्या पकड़ के चलोगे, जितना गिफ्ट मिला है वो टैक्सेबल होगा। 1 लाख की चीज को मैंने 40,000 में खरीद लिया, तो 40,000 तो दे के आया ना, गिफ्ट कितने का हुआ, 60,000 का, तो वो 60,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलो बताओ, पूछता हूं मैं, अगर मेरे पास कोई एक प्रॉपर्टी है, मैंने खरीदी, जिसकी एसडीवी कितनी है, 1 मिनट कैलकुलेटर देना, छोड़ो ऐसे ही बता दो यार, छोड़ो। ठीक है, एसडीवी कितनी है, 15 लाख रुपए। ठीक है, और परचेस कंसिडरेशन कितना है, 12 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको बताना है गिफ्ट है कि नहीं, और है तो कितना है, कोई भी बताएगा नहीं, कैलकुलेट करेंगे बस। बताओ गिफ्ट है कि नहीं, और है तो कितना है। हाँ भाई, लास्ट बेंच, बताओ। 3 लाख मतलब गिफ्ट है, और 3 लाख का गिफ्ट अमाउंट, ये तुम्हारा कहना है। हाँ, गिफ्ट है कि नहीं है, गिफ्ट नहीं है, गुड। और हाँ अनन्या, गिफ्ट है कि नहीं है, गिफ्ट है, कैसे पता लगा, एसडीवी शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। 12 लाख में 10% जोड़ा, कितना हो जाएगा, 1,20,000, कितना हो जाएगा, 13,20,000। 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख ज्यादा है 13,20,000 से, गिफ्ट है। क्या बात सर में गिफ्ट है, तो गिफ्ट कितना मान लिया जाएगा, 15 माइनस 12 कितना मान लिया जाएगा, 3 लाख विल बी टैक्सेबल इन द हेड इनकम फ्रॉम। हाँ, अगर मान के चलो एसडीवी इज नॉट ग्रेटर देन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे समझ में आएगा तुमको। अगर मैं बोलता हूं एसडीवी कितनी है, 15 लाख, और कंसिडरेशन कितना है, 14 लाख। अब देखो, ये 15 लाख है एसडीवी, और 110% ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 14 लाख प्लस 10% कितना हो जाएगा, 15,40,000। क्या एसडीवी इज ग्रेटर देन 15,40? नहीं, एसडीवी इज नॉट ग्रेटर देन 15,40,000, इसलिए यहाँ पे गिफ्ट नहीं है, कोई गिफ्ट का टैक्स नहीं लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब अगर इस वाले केस में जब प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे, इस वाले केस में जब प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो एफवीओसी कितना लेंगे,
15 लाख, एसडीवी ही ले लेंगे, एफवीओसी। हमने पढ़ा है कैपिटल गेन में बहुत डिटेल में कि अगर एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन देन एसडीवी इज टेकन एज व्हाट बेटा, एफवीओसी इज टेकन एज व्हाट बेटा, एफवीओसी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अलग से कभी नहीं आता। जैसे हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, याद है, पीजीबीपी था, उसमें इंटरेस्ट का एक दो पॉइंट था, वो अलग से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या हो जा रहा था, हेड में चला जा रहा था। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एडिशनल बाकी चीजों के साथ मिक्स होके आता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यार ये पीजीबी पे नहीं जा रहा, ये कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। याद करना। अच्छा, कुछ एक एक चीजें जो दूसरे हेड से लिंक थी, जैसे कि क्या लिंक थी, हाउस प्रॉपर्टी की सब लेटिंग की इनकम हमने वहां पे पढ़ी थी। क्या थी? हाउस प्रॉपर्टी की सब लेटिंग की इनकम। यहां पे क्या हो जाती है, अदर सोर्स में टैक्सेबल। याद है क्या? और क्या था, पीजीपीपी का कौन सा, एडवांस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगर मैंने एडवांस फोरफीट किया है, एडवांस क्या किया है, फोरफीट किया है, और वो एडवांस अगर 1 अप्रैल 14 के पहले फोरफीट किया है, तो वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता है। और अगर नहीं, 1 अप्रैल 14 के बाद है, तो वो माइनस नहीं होता है। यहाँ के सीधे सीधे क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। एक बार डेट 14 की नहीं, एक बार चेक कर लेना, मुझे 14 ही याद है। ठीक है, 14 है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को मैंने दोनों तरीके से आपको लिंक कर दिया। 10 मिनट का आपका ब्रेक है, इसके बाद अगली क्लास लगेगी। कल से आईडीटी चालू करेंगे। आज आईडीटी, कल से हो सकता है क्लास थोड़ी जल्दी भी करूं, मैं 9 बजे भी कर दूं। क्या बात समझ में आ रही है? ताकि थोड़ा सा अपन क्या कर पाए, आईडीटी भी कवर कर पाए। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।